नमस्कार प्रिय भारतवासियों। योजना भय योजना राष्ट्रीय सेवा योजना। आज हमारे संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 ग्राम भैंसमुंडी में साप्ताहिक शिविर का आयोजन किया गया मित्रों, जिसके हमारे कार्यक्रम अधिकारी थे प्रोफेसर विजय कश्यप सर जी। और हम सभी स्वयंसेवक गए थे 4 नवंबर से 10 नवंबर तक, और हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। एनएसएस सिखाता है समाज सेवक के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम भी हमें सिखाता है, जिसमें आज हमारे चैनल में बौद्धिक परिचर्चा, परियोजना कार्य, खेलकूद और जितने भी एक्टिविटी एनएसएस कैंप में हुए उन सभी का वीडियो हमारे चैनल पर लाए हूँ मित्रों। तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और आप सभी पढ़ने वाले सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि आप एनएसएस से जरूर जुड़े, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा और आप अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनकर देश का विकास कर सकेंगे, एक अच्छे नागरिक बनकर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सुप्रभात। आदरणीय विजयदीप सर, आदरणीय नितिन चवानी सर, आदरणीय नागेश्वर सर एवं मेरे प्रिय बच्चों, मुझे विजयदीप सर ने कोई विषय नहीं कहा था कि किस विषय पे मुझे बोलना है या किस विषय पे तुम लोगों को मार्गदर्शन देना है, लेकिन मैं एक कॉमन सब्जेक्ट जो है, तुम लोग सब वेद काल से चली आ रही एक परंपरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे आदर्श मेरे गुरु विवेकानंद जी का तस्वीर सामने है, उनको माल्यार्पण करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन जहाँ तक ये जो वेदवाक्य है कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है विजयदीप सर मुझसे सहमत न हो या मेरे विद्यार्थी मुझसे सहमत न हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये समय के साथ इसमें परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये जो अपन एक आदर्श की पराकाष्ठा में ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह गुरु को रखते हैं, तो वो गुरु ज्ञान तो देते हैं, लेकिन आप में से कितने लोग सिगमंड फ्राइड के बारे में जानते हैं? सिगमंड फ्राइड का नाम सुना? नहीं सुना है। सिगमंड फ्राइड जो है वो फादर ऑफ साइकोलॉजी कहलाता है, जो मनोविज्ञान के। और उसके बाद एक वुड करके एजुकेशनिस्ट हुए हैं, उनको हम फादर ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो डॉक्टर वुड जो है, उन्होंने जो शिक्षक की परिभाषा दी है, मुझे वो बहुत सटीक लगता है कि आइडियल टीचर इज़ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। एक आदर्श शिक्षक जो है वो फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड होना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज के युग में गूगल में इतनी जानकारी है कि एक शिक्षक के पास इतनी जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सब जानता है और तुम लोग सब गूगल चलाना जानते हो। तो इसलिए जानकारी अगर हम जो पुराना ये था कि गुरु ज्ञान देगा और उससे हमें ज्ञान मिलेगा, तो गुरु से ज़्यादा तुम लोग आजकल गूगल से ज्ञान ले लेते हो। तो इसलिए, लेकिन अब आता है कि फ्रेंड्स, सबसे पहले गुरु या शिक्षक को एक दोस्त होकर विद्यार्थी की समस्या, विद्यार्थी को कहाँ क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करना है कि विद्यार्थी किस क्षेत्र में वीक है या विद्यार्थी का कौन सा क्षेत्र प्रबल है जहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, उसको अपन प्रॉपरली गाइड कर सके और उसको प्रॉपरली चैनलाइज कर सके और उस फील्ड में वो आगे बढ़ सके। ये कैसे अपन कर सकते हैं, ये गुरु को सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले उसके लिए गुरु को फ्रेंड बनना पड़ेगा, और तुम्हारे हैबिट और तुम्हारे कैपेबिलिटी, तुम्हें क्या गुण निहित है और तुम्हारी क्षमता कितनी है, ये दोनों का मूल्यांकन करके गुरु जो है
एक पहले अच्छा दोस्त बने, तुम्हारे इन गुणों का मूल्यांकन करे। फिर आता है कि फिलोसोफर। अच्छा, तुम लोग सब सुनते हो कि डॉक्टर विजयदीप सर, तो डॉक्टर विजयदीप सर कोई सर्जरी में डॉक्टरी नहीं किए हैं। ये पीएचडी जो होता है, पीएचडी का मतलब जो है वहाँ पर भी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। लेकिन ये कोई अब विजयदीप सर जब पीएचडी करेंगे तो फिलॉसफी में पीएचडी नहीं करेंगे। यहाँ पर फिलॉसफी का मतलब होता है डीप नॉलेज। दर्शन का मतलब होता है कि उस विषय की गहन अध्ययन या उस विषय का गहन ज्ञान अगर करते हो तुम, तब तुम्हें उस पीएचडी अवार्ड मिलता है। तो जनरली तुम लोग देखे होगे, कोई भी पीएचडी करता है, किसी भी सब्जेक्ट से पीएचडी करता है, तो उसको डीप नॉलेज होता है। तो एक गुरु को जो पढ़ा रहा है, एटलीस्ट अगर वो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन दे रहा है, तो उस प्राइमरी स्कूल तक के जितना बच्चे को ज्ञान आना है उतना ज्ञान उसके पास होना चाहिए। तो तभी वो जो है फिलॉसफर बन सकता है उस बच्चे के लिए। आपके लिए फिलॉसफर आपके विजयदीप सर क्यों हैं? क्योंकि आपका जो केमिस्ट्री नॉलेज है उनसे इनका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, और आपको जिस लेवल का केमिस्ट्री जानना है वो ज्ञान विजयदीप सर आपको दे सकते हैं। और हमारे बीच में ही आप में से ही कभी गुरुकुल कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं नागेश्वर साहू जी। नागेश्वर साहू जी इस समय फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स के लेक्चरर हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप जो पढ़ रहे हैं उनसे उनका फिजिक्स ज्ञान ज़्यादा होगा। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फिलॉसफर होना चाहिए एक टीचर को। और उसके बाद जो मुख्य बात है कि आज के डेट में जो सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर गाइड, एक टीचर को अपने स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड करना चाहिए। जब तक एक स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, तब तक के वो बच्चा ये ही नहीं जान पाएगा। जैसे अभी एक कॉमन वो हो जाता है कि हमारे यहाँ कि लड़का 12वीं पास करता है, अच्छा है तो साइंस ले लेता है, मीडियम है तो कॉमर्स ले लेता है, और अगर डफर है तो बोलते हैं कि भाई तू और किसी का है, तू आर्ट्स ले ले, तू पास हो जाए, बीए पास हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, बीए पढ़ के भी तुम बहुत अच्छी जगह जा सकते हो, या कॉमर्स लेके भी तुम एक्सीलेंट पोजीशन ले सकते हो। केवल ये है कि तुम्हारी अभिरुचि, तुम्हारा मैंने उस विषय में तुम्हारी दक्षता कितनी है वो तुम्हें पहचानना है। तुम्हें अभी जैसे मंचासीन जो नितिन सेवानी हैं, ये इससे मेरा परिचय, ये मैं नवोदय से हूँ, ये भी नवोदय से है, लेकिन हम दोनों में फ़र्क है कि मैं इसका गुरु रहा हूँ। मतलब इसको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हमारे उस नवोदय में एक बच्ची यहाँ नवोदय में बैठी हुई है, तो नवोदय की बच्ची है। तो नवोदय में ये होता है कि नेशनल साइंस कांग्रेस, उसमें राज्य के सबसे प्रतिभावान जो छात्र होते हैं, उन सारे प्रतिभावान छात्रों को इकट्ठा करके एक जगह पर 10 दिन का एक कैंप लगता है, जहाँ पर एक तो वो कैंप लगता ही है बहुत बड़े शहर में। जैसे ये बच्चा जब मेरे साथ गया था तो वो कैंप हमारा पुणे में लगा था। तो वो संस्था जहाँ के आसपास काफ़ी बड़े बड़े लेबोरेटरीज, नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह हो, ताकि सुबह उनका विजिट कर सके, उनको देख सके, वहाँ के साइंटिस्ट लोगों से मिल सके। और इवनिंग सेशन जो होता था वो इंटरेक्शन सेशन होता था, क्योंकि सभी मेधावी बच्चे आते थे, तो वो मेधावी बच्चे आपस में डिस्कशन करते थे। तो ताकि फिर उनको खुद को पता चलता था कि जब साइंटिस्ट से मिलते हैं फिर शाम को वो डिस्कस करते हैं, तो उनको अपना अभिरुचि का क्षेत्र का पता चलता है या अपना ज्ञान पता चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं कि अपने को पहचानने की जो क्षमता है वो, और जब आप अपने को पहचान गए तो आपका जो गाइड है, आपका जो टीचर है, वो आपको बता सकता है कि आप अपने को निखार कैसे सकते हैं, आप अपने फील्ड में कैसे आगे जा सकते हो। आज डॉक्टर नितिन सेवानी राजीव के माने हुए दंत चिकित्सक हैं। तुम लोगों को कभी भी किसी को दांत का कोई प्रॉब्लम हो ना, तो इधर उधर झोला छाप के पास मत जाना, तो क्योंकि वो केवल BDS ही नहीं बल्कि MDS भी किए हैं।
और तुम्हारे छत्तीसगढ़ के वो उन मेधावी छात्रों में से है जिनका चयन नेशनल साइंस कांग्रेस में हुआ था। एक बार जोरदार ताली डॉक्टर नितिन सेवानी का। तो ऐसे प्रतिभावान लोग जब अपनी योग्यता के अनुकूल जगह पर पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर अपना उत्तम जो है वो समाज को भी दे सकते हैं और अपना रोजगार। एक चीज़ है, कभी भी जब तुम कोई जॉब करते हो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस होना चाहिए, ये नहीं कि नौकरी बोझ लगे। मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं जैसे ही बीएससी पास हुआ था उसके बाद एमएससी किया था, तो मैं जब एमएससी कर रहा था तो सब मेरे सारे दोस्त लोग सब इधर उधर तरह तरह के नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे थे। मैं सीधे जाके बीएड किया क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मास्टर बनने के लिए ही तैयार हुआ। मेरी पैदाइशी जो है वो मास्टर बनने के लिए, बाकी किसी पोस्ट के लिए नहीं है। लेकिन बीएड करते करते घर वालों का प्रेशर भी था और ये तो घर उसी समय जब बीएड कर रहा था मैं तो उस समय LIC ऑफिसर की वैकेंसी निकली, तो मैं LIC ऑफिसर का अप्लाई कर दिया। उस समय इतनी मैंने नौकरी की इतनी मारामारी नहीं थी, तो मेरा LIC ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया और सौभाग्य से रायपुर में ही पोस्टिंग मिल गया। और जब मैं ज्वाइन किया तो जो मेरा ब्रांच मैनेजर था वो मेरे ही कॉलेज का BSc पास था, मैं MSc करके गया था। और चूँकि मैं बायोलॉजी वाला था तो गणित वैसे ही कमजोर था। तो अब उन दिनों ये सब कंप्यूटर का ज़माना नहीं था, मैनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता था, वही काम था। तो 20-25 तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एक आध तो गलत निकल जाता था। जैसे ही एक आध गलती मिल गई, वो जो मेरा ब्रांच मैनेजर था उसका लेक्चर शुरू हो जाता था। MSc करके लड़के चले आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता है। तो मुझे लगा कि ये क्या ज़िंदगी है। एक रोज़ नौकरी करने जाओ तो बस हमेशा एक टेंशन बना रहता है कि अब डांट पड़े तब डांट पड़े। मैंने किसी तरह 5 बजे तक ये करता। उन्हीं दिनों UPSC मध्य प्रदेश का एक वो था, मिनी PSC हुआ था जिसपे स्टेट गवर्नमेंट के लेक्चरर का सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने वो दिया था और ईश्वर की कृपा से पास भी हो गया। तो जैसे ही पता, एक दिन लंच में मैं आया तो लंच में आया तो पता चला कि उसका रिज़ल्ट आ गया है और मेरी पोस्टिंग हुई है यही राजिम के पास, विजयदीप सर के गांव के पास कोपरा करके एक जगह है, बहुत बड़ा गांव है। तो कोपरा में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो मैं खुशी के मारे मैंने लंच भी नहीं किया, तुरंत वापस गया इंस्टीट्यूट। मैं बोला कि सर मैं कल से नहीं आऊँगा। तो हमारे ब्रांच मैनेजर बोले क्यों, क्या हो गया? तो मैंने कहा मेरा लेक्चरर में हो गया। और अरे कहाँ जाओगे? फिर तब वो बहुत आत्मीय हो गया, हम एक ही इंस्टीट्यूट के पढ़े हैं, आप रायपुर साइंस कॉलेज रिनाउंड कॉलेज है, ऐसा है वैसा है, कल को आप मैनेजर बन जाओगे, परसों आप अमका बन जाओगे, उसके बाद ढमका बन जाओगे। मैंने कहा सर मैं जिसके लिए पैदा हुआ हूँ वही बना हूँ मैं, और मैं जाके अब लेक्चरशिप ज्वाइन करूँगा। मैं बस यही बताने आया हूँ। और तब से मुझे आज तक लगता है कि मुझे पर कभी कोई गिल्टी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि ईश्वर अगर इसके बाद भी मुझे जन्म देता है तो मैं फिर कहूँगा कि मुझे मास्टर ही बनाए, और स्पेशली नवोदय में ही मास्टर बनाए, क्योंकि नवोदय की मास्टरी में बड़ा अच्छा है, 3 टाइम फ्री में खाना मिल जाता है, रहने के लिए बढ़िया घर मिल जाता है और पूरी तनख्वाह बच जाती है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि ईश्वर मुझे फिर से नवोदय का ही मास्टर बनाए। तो चूँकि मेरे साथ डॉक्टर सेवानी अपने क्लिनिक बंद करके पेशेंट लोगों को टाइम दे के आए हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और नितिन के बोलने के बाद भी अगर कोई समय रहे तो मैं ज़रूर फिर से तुम लोगों को एड्रेस करूँगा। थोड़ा बहुत आके बोल। मैं हर वर्ष जो है साल भर की जो गतिविधियाँ होती है उसमें से जो खट्टे मीठे अनुभव होते हैं, स्पेशली जो मीठे अनुभव होते हैं,
उनको मैं कोशिश करता हूँ कि एक पुस्तक के रूप में हर 5 दिसंबर को, क्योंकि 5 दिसंबर मेरा जन्मदिन रहता है, तो 5 दिसंबर को मैं उसको प्रकाशित करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आदरणीय विजयदीप सर को मेरी पिछले साल की पुस्तक की एक कॉपी जो है वो मैं मंच से उनको NSS class goes to चिंता कर रहे हैं। NSS class goes to क्लास 9th में पढ़ाया, कितना पढ़ाया वो तो वो खुद ही बता पाएगी। धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं सीधे ही डॉक्टर नितिन सेवानी सर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सभी स्वयंसेवकों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। थैंक यू रॉय सर। ये हमारे गुरु ही नहीं, हर प्रकार से एक बहुत ही, जो सर ने डेफिनेशन बताई ना टीचर की, वो मैं यही सोच रहा था कि तो सारी क्वालिटी सर में 100% से भी ज़्यादा है। तो सर शिक्षक रहे, जैसे उन्होंने बताया, अपने पूरे कैरियर उन्होंने शिक्षक जीवन के तौर पर बिताया। तो सर एक ऐसा उदाहरण है, अगर आप कोई भी फील्ड में अपना 100% देते हैं ना, तो उस सक्सेस को आप तोल नहीं सकते। जैसे उदाहरण दूँ, विराट कोहली क्रिकेटर है, अपना 100% देता है तो उसको पूरी दुनिया जानती है। तो सर भी शिक्षक हैं, अपना 100% दिए हैं। तो आपको नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है, क्योंकि मैं कई साल सर को जानता हूँ। सर के कई छात्र विदेशों में भी हैं, भारत के हर बड़े शहर में हैं, और सर को इतना मानते हैं कि वो अब जब तक आप अपनी आंखों से देखेंगे आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए अब मैं बस इस माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आप चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, सर के जैसे लगन से अगर हम लगे रहें तो मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ। तो थैंक यू सर, हमेशा हमारे प्रेरणा का स्रोत बने करने के लिए। मेरा जो भी सीमित अभी तो नॉलेज जितना इंटरनेट पर सब कुछ है, फिर भी जो भी अपन फन के माध्यम से मैं सोचा कुछ शेयर करूं आपसे। तो मैं आपसे सवाल करूंगा, जो जवाब देगा उसको मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, और फिर उस पर एक लाइन डिस्कस कर लेंगे क्या हम सीख सकते हैं, ठीक है, ताकि एंगेजमेंट बना रहे और नींद नहीं आए किसी को, है ना। तो पहला क्वेश्चन एकदम सरल शुरू करता हूँ। हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं सबको पता है, कौन बताएगा? चलो कौन बताया? 32। वही मैं बता रहा कि अक्सर हम लोग अच्छा, ये चर्चा करते हैं कि 32 होते हैं। चारों तरफ का एक एक दांत, उसको लोकल लैंग्वेज में अकल दाढ़ बोलते हैं, विजडम टूथ बोलते हैं। वो किसी को आता है, किसी को नहीं आता, ठीक है। तो 28 62 साल का मैं हो गया, ना दिमाग आया ना अकल तो ये है कि अब इसका आ गया होगा चारों, है ना। तो इससे जुड़ी एक बात मैं और बताना चाहूँगा। जो अकलदाढ़ होता है ना, आमतौर पे 17 साल से 25 साल के बीच में आता है, और जब ये आता है ना थोड़ी तकलीफ होती है, किसी किसी को दर्द होता है। आप लोग उसी एज ग्रुप में हो, इसलिए अचानक से आखिरी दांत में दर्द हो सकता है, थोड़ी सूजन हो सकती है, मुंह खोलने में दर्द हो सकता है, कई बार वहाँ छाला हो जाता है, पूरा दांत नहीं आ पाता। तो ऐसे स्थिति में आपको समझ जाना है कि अकलदाढ़ अपना असर दिखा रहा है, तो आप डेंटिस्ट से संपर्क करके उसका संबंधित इलाज करा सकते हैं। दूसरा सवाल, अपन जो ब्रश करते हैं वो कितनी देर करना चाहिए? समय, ऐसा कुछ ड्यूरेशन? कई लोग 10 मिनट घिसते रहते हैं, या कोई 60 सेकेंड, और कोई जो सही बताएगा उसको कुछ दूंगा मैं। बताइए जल्दी। 2 से 3 मिनट, जल्दी आ जाओ भाई। क्या नाम है आपका? आइए प्लीज प्लीज। डाकेश्वर ने सही बताया, 2 से 3 मिनट। इससे क्या होता है, ये पर्याप्त समय है। अरे बस ऐसे नहीं। तो 10 मिनट घिसने से क्या होगा, दांत घिस जाएगा भैया। फिर अब 35 साल बाद ठंडा गर्म किनकिनाहट शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि चमकाना है, आज कुछ फंक्शन है, पार्टी है, तो ऐसा घिसना नहीं है। और 2 बार ब्रश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रात को ब्रश भी करके सोए, ये मेरा ओपिनियन है। अच्छा, अब एक सवाल और। एक बच्चा है, वो सुबह उठते साथ एक रसगुल्ला खाता है, और एक बच्चा है वो जस्ट सोने के पहले रसगुल्ला खाता है। दोनों रोज एक एक रसगुल्ला खाते हैं। किसका दांत पहले सड़ेगा?
क्यों सड़ेगा? रीज़न कोई बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ बिल्कुल सही उन्होंने बताया। क्यों रहते हैं? रात में हमारा मुंह सूख जाता है, सलाइवा कम निकलता है, तो जो खाना फंसा हुआ है बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है, ऐसा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, उस खाने को सड़ा के एसिड बनाता है, फिर वो जो एसिड है हमारे दांत को खोखला करते जाता है। अच्छा, जैसे ही हमको दिखता है ना दांत सड़ रहा है, तुरंत डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। क्यों? शुरू में तो थोड़ा सा खाना बस फंसता है, गाड़ी चलते रहती है, ध्यान नहीं जाता। आप उसी समय जाओगे ना तो 300-400 रुपये के खर्चे में दांत में मसाला भर सकते हैं। अपन अवॉइड करते हैं, लेकिन निकल गया, चलने दो। 1 साल बाद क्या होता है, वो ठंडा ना लगना शुरू होता है। फिर 3 साल बाद क्या होता है, दर्द शुरू। एक बार दर्द शुरू हो गया ना तो आपको डेंटिस्ट के 4-5 चक्कर लगाने पड़ेंगे, 4-5-6 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, सुई खानी पड़ेगी, दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है, ये है। अगला सवाल, हमको अपने दांतों की सफाई कितने दिन में करा देनी चाहिए? ऐसा कुछ है क्या? दांतों की सफाई होती है मशीन से, कोई बता सकता है? हर साल करानी चाहिए, ठीक है, साल में एक बार। और उसका अभी एक अच्छा ऑप्शन ये आ गया है कि आप आसपास जो सामुदायिक केंद्र बने हुए CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे फ्री में सफाई होती है, पहले नहीं होती थी। अभी डेंटिस्ट जो है तो आप अपने CHC में जाके फ्री में सफाई करा सकते हैं। उससे क्या हुआ, दांतों में जो भी कचरा जमा रहता है ना वो साफ हो जाता है और उससे दांतों को कोई नुकसान नहीं होता। कई लोग बोलते हैं सफाई से दांत हिल जाते हैं, तो नहीं हिलते हैं। जो 50 साल बाद सफाई कराता है ना उसके हिल सकते हैं, क्योंकि दांत ऑलरेडी खराब है। अगर आप हर साल अभी से कराओगे ना तो उससे दांत नहीं हिलते हैं। और एक भ्रांति चलती है कि दांत निकलवाने से आंखों पे इफेक्ट आता है। कई बार बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि, लेकिन मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। ये एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। दांत निकालने से आंखों पे कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इक्का दुक्का क्या होता है, वो 50 साल का है, दांत निकलवाना पड़ा, 6 महीने बाद उसको चश्मा लग गया, तो ऐसे लोग फैला देते हैं मैं दांत निकलवाया और चश्मा लग गया। इसका रीज़न ये है, ठीक है। और अभी छत्तीसगढ़ में क्या कॉमन है, गुटखा तंबाकू, ये सब बहुत कॉमन है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इससे दूर हैं, है ना, और दूर ही रहें उससे। हम लोग क्लिनिक्स में क्या देखने को मिलता है कि लोगों का मुंह नहीं खुलता, यंग एज में भी। क्यों नहीं खुलता? सुपारी और गुटखे में ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो गाल की मांसपेशी को टाइट कर रखती है, जिससे मुंह खोलने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है। और वही धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 सालों में कैंसर का रूप भी ले सकता है, ये भी संभावना होती है। तो इन बुराइयों से आपको हमेशा बचे रहना है। और एक छोटी सी जानकारी बच्चों से संबंधित, जैसे बच्चे कोई पैदा हुआ घर में छोटा सा 6 महीने, तो उसका सफाई का क्या प्रोटोकॉल रहना चाहिए? बच्चा जैसे पैदा हुआ ना, शुरू से ही गम्स से ही उसका केयर शुरू करना। गम्स को कैसे साफ करना है? साफ कपड़े से उंगली में मदर जो भी है हल्का गीला कपड़ा करके उसके मसल्स जो भी गम पैड्स हैं उनको क्लीन कर सकती है हर बार दूध पिलाने के बाद। और क्या, बच्चे को ब्रश कब से शुरू करना चाहिए? जैसे ही पहला दांत आ गया, पहला दांत लगभग 6 महीने 7 महीने आमतौर पे आता है, उस पहले दांत से ही ब्रश करना शुरू कराना चाहिए। आप कैसे ब्रश कराएंगे? तो बच्चों का ब्रश आता है, कैसा आता है? सिलिकॉन से बना रहता है, सॉफ्ट सिलिकॉन से, उसको फिंगर में आप पहन सकते हैं। आप उनकी मदर, पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जो भी खाना वाना लगा उसको रोज़ क्लीन कर सकते हैं। और बच्चों को पेस्ट कब से देना चाहिए? कोई बताएगा? टूथपेस्ट बच्चों में कब से यूज़ करना चाहिए? ये एज से बच्चों को टूथपेस्ट अपन दे सकते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि बच्चे क्या कुल्ला नहीं कर सकते, इसलिए उनको पेस्ट नहीं है तो लोग खा ही जाएंगे, है ना। तो बच्चा आमतौर पे 2 साल तक के बच्चे को ऐसे ही सिलिकॉन से, जैसे मैंने बताया, अब जरूरी नहीं है कि सिलिकॉन ब्रश खरीदने ही चले जाएं, आप सॉफ्ट कपड़े से भी 1-2 दांत है तो उसको साफ कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो बच्चों को टूथपेस्ट आमतौर पे 2 साल के बच्चे को देना शुरू करते हैं, 1.5 साल से 2 साल के बच्चे को, छोटा सा चावल के दाने जितना। 3 साल का होता है तो उस टूथपेस्ट का साइज मटर के दाने के जितना। फिर जैसे जैसे एज बढ़ता जाता है, बच्चा कुल्ला करने सीख गया तो फिर तो साइज मैटर नहीं करती, वो थूक ही देगा। और बच्चों का पेस्ट अलग आता है, क्यों अलग आता है? उसमें फ्लोराइड की मात्रा कम होती है, तो बच्चों का वो पेस्ट यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल पेस्ट को अगर बच्चा खाते रहेगा ना तो उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होता है, उससे उसके दांतों में आगे चल के इफेक्ट आता है। दांतों में फ्लोरोसिस नामक एक कंडीशन होती है, वो बन जाती है, जिससे दांत थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, दांतों में स्टेन्स आ सकते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी है, अच्छा छत्तीसगढ़ में कैंसर भी बहुत कॉमन है, ओरल कैंसर, ये वो सामाजिक बुराइयों की वजह से, उससे भी आपको और आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक रखना है। और आप सब लोगों से मैंने बहुत सीखा, ये सीखा कि निस्वार्थ भावना से अपने आसपास के क्षेत्र को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। तो आप लोगों से मैं सीख के जा रहा हूँ कि मैं भी अपने आसपास के क्षेत्र को और अच्छा करने का और प्रयास करूँगा, साफ सफाई रखने का प्रयास करूँगा। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और राय सर का उद्बोधन सुन के इतना मज़ा आ रहा था कि मैं चाहता हूँ
अच्छा, आगे हमारी जानकारी के लिए कि डॉक्टर साहब तो दंत चिकित्सक हैं ही, डॉक्टर साहब की श्रीमती भी दंत चिकित्सक। हाँ, तो कभी तुम लोग ऐसे ही पेशेंट बन के मन ना जाओ, तुम लोग कभी विष्णु डेंटल केयर अगर राजीव में घूमने जा रहे हो तो विष्णु डेंटल बहुत सुंदर क्लिनिक है, तो विष्णु डेंटल केयर ऐसे ही ऐसे घूमने के लिए अभी दिखने में बहुत सुंदर है, तो तुम लोग जो है भैया भाभी से मिल के आ सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। NSS clap goes to आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, शेर पढ़ने लगे गुनगुनाने लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल के हमको लोगों से मिलने का कब शौक था, हमसे लोगों से मिलने का कब शौक था, महफिलों और गानों का कब शौक था, आपके वास्ते हमने ये भी किए, आपके वास्ते हमने ये भी किए, मिलने जुलने लगे यार जाने लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, कर तो आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, हो गई चंद हम में भी तब्दीलियाँ, हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, हो गई चंद हम में भी तब्दीलियाँ, एक मुसव्वर से भी हो गई दोस्ती, एक मुसव्वर से भी हो गई दोस्ती, गे आने जाने लगे, आपसे मिल के हम कल तो मशहूर थी अपनी संजीदगी, कल तो मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल के हम कुछ बदल से गए, आपसे मिल के हम स्टैंडर वगैरह जो है अब सठिया ही गए हैं। सर सच में बहुत ही अच्छे शिक्षक थे सर, हमारे मतलब हम बहुत अच्छे थे, वहाँ हमारे वाइस प्रिंसिपल थे, और जब भी वो क्लास में पढ़ाने आते थे सर की नॉलेज इतनी अच्छी थी, वो बिना बुक पकड़े आते थे और बिना बुक पकड़े ही पढ़ाते थे, तो सर बहुत अच्छे थे, धन्यवाद सर। और उनकी बहुत सी किताबें हैं जो अभी भी सर से हमने ली थी, वो अभी भी हमारे पास रखी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें रहती है। नवोदय में उसमें नवोदय की ही बातें रहती थी, मतलब जो नवोदय में पढ़े हैं वो उन बातों को फील कर सकते हैं। और जैसे कि सर बोल रहे थे कि हम मतलब चाहते हैं कि अगले जन्म में हम नवोदय का ही शिक्षक बने, तो वहाँ शिक्षक और बच्चों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। और मुझे भी मतलब पहले तो हम जब पढ़ रहे थे वहाँ तो ऐसा लगता था नवोदय जेल है, एकदम जेल, हर बच्चे को लगता है कि नवोदय जेल है, क्योंकि वहाँ बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर निकलो, किसी भी फील्ड में जाओ, 1 साल बीतने के बाद या फिर कुछ दिन होने के बाद ऐसा लगता है कि हम नवोदय से क्यों निकले। अभी भी लगता है कि काश हम फिर से नवोदय में चले जाते। अपने जब दोस्तों से बात करते हैं कि यार नवोदय अच्छा था, वहीं चले जाते, काश बाहर की दुनिया बहुत अलग है। अपने बच्चों को भी नवोदय भेजें। लगता है वो
याद आती है नवोदय की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करता हूं कि वे आए और सभी स्वयंसेवकों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सम्मानित मंच, पावन ग्राम भैंसमुंडी के हृदय स्थल पर विराजित आप सभी, आदरणीय मेरे गुरु विजयदीप कश्यप सर जी, मेरे गुरु श्री अरूप रंजन रॉय सर जी, डॉक्टर नितिन सेवानी सर जी, और आप सब प्यारे बच्चे, आप लोग को देख के मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। कॉलेज के दिन से पहले मैं थोड़ा स्कूल की ओर जाना चाहूँगा, क्योंकि स्कूल में जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था तो मेरा पहला NSS कैंप इसी गांव में लगा था, इसी जगह पे। तो ये दिन मेरे याद ताज़ा हो गए। तो उस समय मैं गैलेक्सी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुरुद का छात्र था। तो एक हमारे स्कूल और कन्याशाला कुरुद संयुक्त रूप से दोनों इकाई के यहाँ एक कैंप लगी थी, जिसमें हम लोग 7 दिन एक्सपेंड किए थे, जिसमें अभी जो वर्तमान इस गांव के सरपंच है वो भी इस कैंप के प्रतिभागी थे, लेकिन उनके बारे में कहना ठीक नहीं है। और आदरणीय देवा सर से आप लोग वाकिफ होंगे, है ना, उनका मार्गदर्शन भी हमको यहाँ बहुत मिला, बहुत हेल्प किए। तो उस छोटे से कार्यक्रम से शुरू होकर मैं स्कूल स्टैंडर्ड तक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ही एवरेज। उस छोटे से कार्यक्रम से मैंने चलना सीखा। ऐसे ही मंच हमको मिलता था छोटे छोटे अनुभव शेयर करने के लिए, है ना। तो जब पहली बार आया तो पैर जो है हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, मुंह से तो कुछ नहीं निकला लेकिन हाथ पैर बोल रहे थे। आप समझ सकते हैं स्थिति, ठीक है। तो ये छोटा छोटा जो मंच है वो हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। उसके बाद मैं कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में फर्स्ट ईयर में से मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे वहाँ मिले, बहुत मोटिवेट किए। 2011 से 14 तक मैंने कुरुद कॉलेज से BSc किया। 14 से 16 में मैंने MSc फिजिक्स में किया है। 16 से 18 मैंने B.Ed किया नया रायपुर से। और अभी वर्तमान में मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बगदेही में पदस्थ हूँ, व्याख्याता के पद पर, बगदेही कुरुद के पास। उससे पहले 2018 में मुझे सर के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री अरूप रंजन रॉय सर के साथ। जवाहर नवोदय विद्यालय कुरुद में मैंने भी सेवा दी है, वहाँ लगभग 6 महीने वहाँ अध्यापन का कार्य किया है। तो उस समय सर को देख के मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे इस पेशे में जाना चाहिए, इस पेशे में सुकून है। क्योंकि सर से बाहर से मिलने, जबलपुर से MP से मिलने उनके स्टूडेंट आते थे। जब सर का फेयरवेल सेरेमनी मैंने देखा, वहाँ उनके बच्चे उनको लेने आए थे कि सर आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि सर और माँ बस अकेले रहते हैं रायपुर में। तो मुझे ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि एक शिक्षक के प्रति इतना प्रेम बच्चों में। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरा एक ऑप्शन जो है, मैं टीचर से अच्छा कोई फील्ड नहीं है। तो एक शिक्षक जो है समाज में बदलाव ला सकता है। तो आप लोग भी, चूंकि NSS जो हमारा कार्यक्रम होता है वो समाज से जुड़कर समाज को बदलने का ही कार्यक्रम है। एक सामाजिक सद्भावना का कार्यक्रम है कि गांव में जो व्याप्त नशाखोरी वगैरह है आप उनको कैसे नियंत्रित करते हैं, उनके प्रति आप क्या जागरूकता फैलाते हैं। स्वच्छता के प्रति, क्योंकि सभी बीमारी का कारक जो है स्वच्छता पे डिपेंड करता है, तो आप कितना स्वच्छ रखते हैं। तो ये सब चीज़ भी मैंने NSS से ही सीखा है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि समय का अभाव है, सर को जाना भी है। आप सब ने मुझे बुलाया भी, देखिए कश्यप सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। NSS clap goes to बहुत बहुत धन्यवाद सर। तत्पश्चात मैं अतिथियों की विदाई के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के कार्यक्रम अधिकारी श्री विजय सर से निवेदन करना चाहूँगा कि वे आए और अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर ससम्मान विदाई देंगे। विजयदीप से कविता NSS clap goes to अधिकारी सर की अनुमति से आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।
आप